गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 चैप्टर 3 बिजनेस स्टडीज का बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस और इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस वीडियो से पहले हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बारे में पढ़ा था। अब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की आने की वजह से क्या चेंजेस आए थे, क्या इम्पैक्ट आया था बिजनेस पे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 वाली वीडियो नहीं देखी है, उसके कंपोनेंट्स की वीडियो नहीं देखी है, तो आप पहले जाके जो है मेरे चैनल पर उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो पहला क्या इम्पैक्ट आया था, इंक्रीजिंग कंपटीशन। बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई इसीलिए गई थी ना 1991 में, ताकि मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो सके। After the new policy, Indian company had to face all-round competition, which means competition from the internal market and the competition from the MNC, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि फॉरेन कंपनीज होती हैं, जो हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करती हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स जो है लाके लॉन्च करती हैं, प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती हैं, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो किस तरह का जो है इंडियन कंपनी को कंपटीशन फेस करना पड़ा, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर ही अंदर मार्केट में, क्योंकि हमने जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर जो है चेंज होके किस में कन्वर्ट हो रहे थे, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा हो रहे थे, प्राइवेट पीपल्स लोगों को जो है अलाउमेंट मिल रही थी, इस तरीके से जो है लिबरलाइजेशन दिया गया था, लाइसेंस को लेके, प्रोसीजर्स को लेके इजी कर दिया गया था कि अब प्राइवेट पीपल भी जो है गुड्स या सर्विसेज को लेके प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर सकते हैं। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज थी वो भी काफी इजी कर दी गई थी, जो टैक्सेस थे वो भी रिड्यूस कर दिए गए थे, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई थी, ठीक है। तो इंटरनल मार्केट मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन का जो लाइन था, मतलब जितने भी प्रोड्यूसर्स थे वो उनकी एक लेवल इंक्रीज हो गया था। अगर एग्जाम्पल लेके चले कि पहले अगर ओवरऑल मार्केट में 200 प्रोड्यूसर्स थे, तो वो इंक्रीज हो गए कितने हो गए, 500 हो गए। एक एग्जाम्पल लेके चलते कि भाई नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो है इंक्रीज हो गए थे, तो अब प्रोड्यूसर्स इंक्रीज हुआ तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कंपटीशन भी होगा। तो इंटरनल मार्केट में भी कंपटीशन फेस देखने को मिला, और एक्सटर्नल भी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी काफी सारे मार्केट में जब आ गए थे, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज भी जो है इजी हो गई थी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्वेस्टर्स आते थे उनके लिए जो प्रोसीजर्स थे वो भी काफी इजी कर दिए गए थे। The companies which could adopt latest technology and which were having large number of resources could only survive and face the competition. पर जो कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही थी, या फिर उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे, मतलब लैंड कह सकते हैं, लेबर, मतलब फंड्स उसके पास अच्छे थे, रिसोर्सेज अच्छे थे उसके पास, खाली वही इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पा रहा था, और कंपटीशन को प्रेज भी कर रहा था कि अच्छा है मार्केट में थोड़ा कंपटीशन है, क्योंकि हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा कंपटीशन होगा तो। बट सर्वाइव वही कर पा रहे थे जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज थे, बेसिकली फंड्स वगैरह ज्यादा अच्छे थे। मैनी कंपनीज कुड नॉट फेस द कॉम्पिटिशन, had to go away from the market, ठीक है। तो जिन लोगों को कंपटीशन फेस करने का पॉसिबिलिटी वो नहीं हो पाई, रिसोर्सेज ज्यादा नहीं थे, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाई, या उनके पास मतलब इस तरह का एम्प्लॉयज जो है स्किल्ड नहीं थे, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी रीजन की वजह से, तो काफी सारी कंपनी जो है मार्केट से बाहर भी हो गई थी। सेकेंड पॉइंट है हमारा मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। Prior to new economic policy, there were very few industries of production unit। अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आई थी, उससे पहले की अगर बात करें तो प्रोडक्शन यूनिट बहुत कम थी। एज अ रिजल्ट देयर वाज शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट इन एवरी सेक्टर। हर एक सेक्टर में जो है प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट, इंडस्ट्रीज जहां पे गुड प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत कम थी, तो कहीं ना कहीं गुड्स की शॉर्टेज भी रहती थी, कमी रहती थी गुड्स की, प्रोडक्ट्स की। बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज द मार्केट वॉज प्रोड्यूसर ओरिएंटेड। अब प्रोड्यूसर कम थे, ठीक है, इंडस्ट्रीज कम थी, गुड्स की शॉर्टेज भी रहती थी। अब मार्केट में गुड्स की शॉर्टेज होगी, अब एक पर्सन है उसे पता है कि गुड्स की शॉर्टेज आगे पता नहीं माल आएगा नहीं आएगा, गुड्स और आएंगे नहीं आएंगे, अभी तो यही खरीदो भाई मुझे जो मिल रहा है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर यूनिट ज्यादा नहीं थी, तो कह सकते हैं कि गुड के सप्लीमेंट भी, मतलब सॉरी सप्लीमेंट बोली मैं, गुड्स के सब्सिट्यूट गुड्स भी कम थे। मतलब जैसे कि एक सोप है, अब बहुत सारे ब्रांड के बहुत वैरायटी सोप की अवेलेबल होती है मार्केट में, शैम्पूज की अवेलेबल होती है, पहले नहीं थी। सब्सिट्यूट गुड्स बहुत कम अवेलेबल होते थे, तो पहले प्रोड्यूसर ओरिएंटेड होते थे। प्रोड्यूसर बिकम की पर्सन इन द मार्केट। प्रोड्यूसर ही की पर्सन होते थे मार्केट में, उनका जो मन करता था वो प्रोडक्ट बनाते थे और मार्केट में फिर पहले प्रोडक्ट बनता था,
फिर वो मार्केट में लाया जाता था, कस्टमर्स को खरीदना ही पड़ता था क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट कम थी, गुड्स की शॉर्टेज भी थी. बट after new economic policy, many more businessmen joined the production line and various foreign companies also established their production unit in India. As a result, there was a surplus of product in every sector. लेकिन जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आई थी, नए नए लोगों ने प्रोडक्शन यूनिट ज्वाइन की, नए नए लोगों ने इंडस्ट्री सेटअप की, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे बहुत सारे आने लग गए, बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, लोगों ने जो है फॉरेन के हमारी कंट्री में आके लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, नई नई इंडस्ट्रीज ओपन की, नए नए तरह के गुड्स लेके आए जो यहाँ पे वो बनाने लग गए. तो कहीं नहीं क्या हुआ, प्रोडक्ट में सरप्लस हो गया, मतलब प्रोडक्ट्स की वैरायटी और प्रोडक्ट खुद भी दोनों में इंक्रीमेंट हो गया. दिस शिफ्ट फ्रॉम शॉर्टेज टू सरप्लस. अब मार्केट में गुड्स की शॉर्टेज नहीं थी, सरप्लस था, मतलब बहुत अच्छे से गुड्स जो है मार्केट में अवेलेबल थे. Brought another shift in the market, that is producer market to buyer market. अब मार्केट में भी शिफ्ट आया, ठीक है. एक शिफ्ट आया कि शॉर्टेज से सरप्लस में गए, जो प्रोडक्ट की कमी थी, शॉर्टेज थी, उससे सरप्लस में चले गए, अब गुड्स भरमार में अवेलेबल हैं. और दूसरा शिफ्ट हुआ प्रोड्यूसर मार्केट से बायर मार्केट में चेंज होना. नाउ बायर मार्केट मतलब द मार्केट बिकम कस्टमर ओरिएंटेड. प्रोड्यूसर मार्केट जहां पे प्रोड्यूसर को जो मन करता था गुड प्रोड्यूस करने का, जितना मन करता था गुड प्रोड्यूस करने का, जितनी यूनिट उसका मन करता था गुड पहले प्रोड्यूस किया, उसके बाद मार्केट में लेके आया, कस्टमर को खरीदना पड़ता था क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट लिमिटेड थी और गुड्स भी लिमिटेड थे. लेकिन अब प्रोडक्शन बढ़ गई है, प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज हो गई, गुड्स भरमार में पड़े हुए हैं, इतनी फॉरेन कंपनीज आ गई जो वैसे ही गुड्स के सब्स्टिट्यूट जो है मार्केट में अवेलेबल करा रही है. अब कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी मतलब मार्केट हो गई है. एंड मेनी न्यू स्कीम्स वर मेड बाय कंपनीज टू अटैक द कस्टमर. अब आपने देखा भी होगा, अब नई नई स्कीम्स बनाई जाती हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो हमारी कंपनी का गुड स्टफ जो है खरीदे. अलग अलग स्कीम्स बनाई जाती हैं. Nowadays product are produced, manufactured keeping in mind the demand of the customer. अब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं कि कस्टमर को वो गुड पसंद आ रहा है, वो डिमांड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर ज़्यादा डिमांड नहीं आ रही है तो हम कोई स्कीम लॉन्च कर सकते हैं क्या, जिससे जो है हमारे गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाए. क्यों? क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है. थर्ड आता है हमारा रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. बिफोर और प्रायर टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वाज स्मॉल इंटरनल कंपटीशन ओनली. अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से पहले की अगर बात करें तो कंपटीशन बहुत कम था. ऑब्वियसली कंपटीशन कम क्यों था? क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट बहुत लिमिटेड थी. प्राइवेट लोगों को तो अलाउमेंट था ही नहीं कि भाई आओ प्रोडक्शन करो. गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ही थे जो प्रोडक्शन गवर्नमेंट ही थी, ठीक है, उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन उनके डिपार्टमेंट होते थे जो प्रोडक्शन करते थे. तो कहीं ना कहीं कंपटीशन था ही नहीं. सारी जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट की थी, तो कंपटीशन किससे था? But after the new economic policy, the world-class competition started, and to stand this global competition, the companies need to adopt the world-class technology. लेकिन जब new economic policy 1991 आई थी, तब competition बहुत अच्छा आया था क्योंकि foreign companies भी यहाँ पे आ गई थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी आ गई थी, बहुत सारे लोगों ने इंडस्ट्रीज में सेटअप किया था. तो कहीं ना कहीं अब इस ग्लोबल कंपटीशन में अपने आप को टिकाए रहने के लिए कंपनी को, अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को मार्केट में टिका के रखना है, तो उसे भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है यूज करना जरूरी था. वरना उसके गुड्स आउटडेटेड लगते और कस्टमर उन्हें पसंद नहीं करते. जब उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के गुड्स अवेलेबल हो रहे हैं तो वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के गुड्स क्यों बाय करेंगे. नेक्स्ट आता है नेसेसिटी फॉर चेंज. प्रायर टू 1991 बिजनेस एंटरप्राइज कुड फॉलो स्टेबल पॉलिसीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. 1991 से पहले की अगर बात करें तो सारे जितने भी गवर्नमेंट के वो जो बिजनेस एंटरप्राइजेस थे, उनकी पॉलिसी स्टेबल होती थी. मतलब एक बार बना ली, सालों साल वही पॉलिसी फॉलो की जा रही है, कोई चेंजेस ही नहीं किए जाते थे. बट आफ्टर 1991 द बिजनेस एंटरप्राइज हैव टू मॉडिफाई देयर पॉलिसीज एंड ऑपरेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. लेकिन 1991 के बाद अगर बात करें, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में जो है, तो बिजनेस एंटरप्राइजेस इतना कंपटीशन आया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज होने लग गया, ठीक है. तो अब मार्केट में टिके रहने के लिए बिजनेस एंटरप्राइजेस को अपनी पॉलिसीज में, ठीक है, अपने ऑपरेशंस में टाइम टू टाइम चेंजेस करने पड़ते हैं, मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं अगर उसे मार्केट में स्टैंड करना है तो. नेक्स्ट आता है हमारा नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज.
जैसे कि टेक्नोलॉजी को जो है नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करना ज़रूरी है, पॉलिसीज़ में चेंज करना ज़रूरी है, ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज में भी डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। बिफोर 1991 इंडियन एंटरप्राइजेस मैनेज्ड बाय इनएडिक्वेटली ट्रेन्ड पर्सोनल। अगर हम 1991 से पहले की बात करें तो जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते थे ऑर्गेनाइजेशन में वो अनट्रेंड होते थे, ठीक है। मतलब इनएडिक्वेट, मतलब ज़्यादा ट्रेन, अनट्रेंड नहीं कह सकते पर इनएडिक्वेट ट्रेन थे, मतलब ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते थे, ठीक है। न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायर पीपल विद हायर कॉम्पिटेंट स्किल एंड ट्रेनिंग। लेकिन 1991 के बाद अगर हम आज की नई मार्केट कंडीशन की बात करें तो किस तरह के पर्सोनल चाहिए हैं? स्किल्ड हो, ट्रेंड हो, उनके पास कोई स्किल हो, अच्छे से उनकी ट्रेनिंग हो रखी हो, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना बेस्ट दे पाएंगे। हेंस इंडियन कंपनी फेल्ड द नीड टू डेवलप देयर ह्यूमन स्किल। उस टाइम पे अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बार इंडियन डेवलपमेंट जो है फेल हो गई थी उस जो है ह्यूमन स्किल को डेवलप करने में। धीरे धीरे टाइम लगा था, उसके बाद जो है ह्यूमन स्किल्स भी डेवलप हो गई थी, नए नए तरह की जो है चीज़ें लाई गई थी जिससे जो है ह्यूमन की स्किल्स डेवलप हो, उनको ट्रेन किया जाए ताकि जो है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही है जिसने काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो अच्छे से स्किल्ड नहीं होगी, ट्रेंड नहीं होगी तो वो अपना बेस्ट भी नहीं दे पाएगी, इसलिए वो भी जो है स्किल्ड और डेवलप्ड होनी जरूरी है। नेक्स्ट आता है मार्केट ओरिएंटेशन। अर्लियर फर्म्स वर फॉलोइंग सेलिंग कॉन्सेप्ट दैट इज प्रोड्यूस फर्स्ट एंड देन गो टू मार्केट। पहले कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता था? सेलिंग कॉन्सेप्ट, मतलब जो मना है वैसा गुड बना लो और मार्केट में जाके उसे छोड़ दो, मार्केट में अपने आप बिक जाएगा। पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट फॉलो होता था, लेकिन अब की बात करें, बट नाउ कंपनी फॉलो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट शुरू जो है यूज किया जाता है। प्लानिंग प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिसर्च नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर। अब पहले पूरी मार्केट रिसर्च की जाती है, एक किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले, उसकी प्लानिंग करने से पहले पूरा मार्केट रिसर्च किया जाता है कि राइट नाउ कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह का गुड उसको चाहिए है, किस रेंज में चाहिए, मतलब क्या प्राइस होना चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, किस तरह का गुड होना चाहिए, उसमें क्या फीचर्स, क्या सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च किया जाता है। देन प्रोडक्शन होती है, मतलब प्लानिंग होती है, देन प्रोडक्शन होती है। पहले अगर बात करें तो जो उनका मन करता था प्रोडक्शन कर देते थे, जाके मार्केट में उसे बेचने के लिए दे देते थे कि भाई बिक जाएगा अपना, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट बहुत लिमिटेड होती थी। लेकिन अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, मतलब अब कस्टमर्स को पहले प्रायोरिटी दी जाती है कि कस्टमर्स के हिसाब से ही गुड्स वगैरह बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। Prior to 1991, all losses of public sector were used to be made good by government by sanctioning special fund from budget. पहले क्या होता था? 1991 से पहले प्राइवेट इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, सारे पब्लिक सेक्टर थे। गवर्नमेंट के जो है एम्प्लॉयज उनको चलाते थे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते थे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज उनको चलाते थे, ठीक है। तो उनको कोई टेंशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉस फेस करती थी तो जब बजट पास होता है तो उसमें उस लॉस के लिए भी जो है फंड सेंशन करवा देते थे कि भाई इस इंडस्ट्री को लॉस फेस हुआ है, इसके लिए थोड़ा फंड सेंशन कर दो। तो उनको टेंशन ही नहीं होती थी कि लॉस का अपना हर्जाना हो जाएगा, वो बजट में पास करा लेंगे, ठीक है। लेकिन बट टुडे द पब्लिक सेक्टर हैव टू सर्वाइव इन ग्रोथ बाय यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली, अदरवाइज दीज एंटरप्राइजेज हैव टू फेस डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई तो पूरा चेंजेस किए गए। अब बोला गया पब्लिक सेक्टर को कि आपको अपने बेसिस जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उसका बेस्ट यूज करो, यूटिलाइजेशन करो और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाओ। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बार बार लॉसेस फेस करेगी तो क्या किया जाएगा? डिसइन्वेस्टमेंट। हम इस बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है प्राइवेटाइजेशन टॉपिक में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के जब कॉम्पोनेंट्स पढ़ रहे थे। मतलब 51% शेयर या 51% से ज्यादा शेयर उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी प्राइवेट पर्सन को दे दिए जाएंगे। बेसिकली पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को प्राइवेट इंडस्ट्री में चेंज कर दिया जाएगा। वो उसमें जो है जो मेन एक शेयर होल्डर होगा वो प्राइवेट पर्सन के पास होगा, मतलब पूरा मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास जाएगी? उस प्राइवेट पर्सन के पास जाएगी। तो अब काम करना है तो अपने उस पे रिस्क पे ही करना पड़ेगा, या अगर आप अपने बेसिस पे, मतलब अपने रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल है उसमें अगर आप बेस्ट यूज करके अपना ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हो तो बेस्ट है, वरना वो प्राइवेट उसमें जो है चेंज कर दिया जाएगा सेक्टर में। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। The Indian businessman was facing global competition and the new trade policy made the external trade very liberal. जो न्यू ट्रेड पॉलिसी आई थी उसने एक्सटर्नल ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी छूट दी थी, काफ़ी लिबरल कर दिया गया था, ड्यूटीज़ कम कर दी गई थी, जो इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है उनको कम कर दिया गया था, जो एक प्रोसीजर था वो काफ़ी ईजी कर दिया गया था, कैपिटल गुड्स
पे जो है अगर हमें कैपिटल गुड जो है इंपोर्ट करने हैं, कुछ करना है, तो उसके लिए भी अलाउमेंट मिल गई थी। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ा इसी वजह से, ठीक है। एज अ रिजल्ट टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज मैनी इंडियन कंपनीज जॉइन द एक्सपोर्ट बिजनेस एंड गोट अ लॉट ऑफ सक्सेस इन दैट। जब 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी, उससे पहले इंडिया में काफ़ी क्राइसिस फेस करने पड़े थे। उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं था कंट्री के पास ज़्यादा कि उसी का यूज़ करके जो है उन क्राइसिस से बाहर निकला जा सके। तो यहाँ पे इंडियन कंपनी ने क्या किया था, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में छूट मिली थी, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा स्टफ जो है एक्सपोर्ट करना, मतलब अपनी कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस करके बाहर की कंट्री में बेचना शुरू कर दिया था, जिससे हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा आने लगा था। फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा ज़्यादा कैसे आएगा, मतलब अब जब बाहर हम किसी कंट्री से अगर डील कर रहे हैं, तो जो बाहर की कंट्री हमको पेमेंट करेगी, जो पेमेंट आएगी वो जो भी कंट्री का वहाँ पे जो भी उनकी करेंसी होगी उसी में तो आएगा। वो हमें गवर्नमेंट चेंज करके देती है हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ पे करेंसी इंडियन रुपी चलती है, तो मतलब हमारी पेमेंट पॉलिसी की डॉलर लगा के चलते हैं। हमारी एक एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारी पेमेंट डॉलर में आनी है, ठीक है, तो पेमेंट सामने से डॉलर में आती है, हमें यहाँ पे जो है बैंक के थ्रू जो है वो चेंज करके, गवर्नमेंट की बैंक की हेल्प से जो है चेंज करके हमें इंडियन रुपी में चेंज करके दी जाती है, लेकिन डॉलर आते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी करेंसीज आती हैं जब एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। इंपोर्ट होता है तो हमारी करेंसी बाहर जाती है, फॉरेन करेंसी में बाहर पेमेंट करना पड़ता है, और जब एक्सपोर्ट होता है तो फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री के अंदर आती है। तो एक्सपोर्ट उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया था ताकि फॉरेन एक्सचेंज जो है कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। मैनी कंपनीज इंक्रीज देयर टर्नओवर मोर देन डबल बाय स्टार्टिंग एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की हेल्प से काफ़ी सारी कंपनी ने अपने जो टर्नओवर थे उनको डबल कर लिया था, इतना एक्सपोर्ट बिजनेस करा गया था। तो गाइज हमने आज क्या क्या पढ़ा, कंपटीशन इंक्रीज हो गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से, कस्टमर ज़्यादा डिमांडिंग होने लगा क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में होने लग गए थे, तो कहीं ना कहीं कस्टमर भी डिमांड करने लग गए थे। टेक्नोलॉजी में जो है चेंजेस आने लग गए थे, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने लग गए थे, ठीक है। नेसेसिटी फॉर चेंज, पॉलिसीज में चेंज लाना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी हो गया था, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो गया था, मार्केट ओरिएंटेशन हो गया था, सेलिंग कॉन्सेप्ट से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में चेंज हो गया था। पहले जब पब्लिक सेक्टर के लॉसेस होते थे उसे जो है बजट से फंड मिल जाता था, सेंक्शन कर दिया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता, उन्हें सीधा प्राइवेट सेक्टर में चेंज कर दिया जाता अगर वो बार बार लॉसेस फेस करते हैं तो। और जो है एक्सपोर्ट की हेल्प से जो है काफी सारी कंपनीज ने अपना टर्नओवर भी इंक्रीज कर लिया था। आई होप गाइस कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो है और टॉपिक बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।